Hello, students. Today we will start the second chapter of class ninth from economics. The name of the chapter is People as Resource. So, you can see here. So, let's start the chapter People as Resource. People. What is a people? People means population. Indian population as a whole, पूरी population जो है that is called people. And what is resource? Resource means anything which can be transformed into benefit. Transformed मतलब change and benefits मतलब assets. So resources वो हर चीज़ जिसे हम चेंज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या वो हमारे लिए एक परिसंपत्ति एसेट बन जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. So here in this chapter, people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो इस चैप्टर में जो पीपल एज रिसोर्स है वो एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट है, हमारे लिए संपत्ति है, इंडिपेंडेंट है हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए. यहाँ तक कि हमारे लिए वो लाइबिलिटी नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कि वो हम किसी के ऊपर बोझ नहीं है. सो पीपल एज रिसोर्स become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. कोई भी पॉपुलेशन जो है वो उसे हम एज अ कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल, एक रिसोर्स हम कब बना सकते हैं? अगर हम उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और उसकी मेडिकल केयर के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं. सो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. Because humans contribute to GDP, they are also considered as resource. तो पीपल एज रिसोर्स को हम रेफ़र कर सकते हैं अपनी कंट्री के वर्किंग लोगों में, क्योंकि उनमें स्किल्स हैं, एबिलिटी हैं एक प्रोडक्टिव के एक्टिव बनने के लिए. क्योंकि ह्यूमन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. जीडीपी क्या है? जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है. अब ये जो प्रोडक्शन करेगा ये कौन करेगा? ह्यूमन करेगा. तो ह्यूमन तभी वो एक रिसोर्स बन पा रहा है क्योंकि वो हमारे लिए जीडीपी इंक्रीज कर रहा है. सो अगर हम ह्यूमन को मान लीजिए लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज़ अ रिसोर्स. हमने अभी कहा कि बाकी रिसोर्सेज की तरह जो है, जो पॉपुलेशन है वो भी एक रिसोर्स है, अ ह्यूमन रिसोर्स. सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड when we look only at the negative side, considered only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. अब अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें, नॉर्मली क्या है, अगर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन, अच्छा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम उसके कौन से साइड पर जाएंगे? नेगेटिव साइड पर हम सबसे पहले जाएंगे. तो इतनी सारी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, फूड की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम रहेगी. तो हम उस चीज़ को क्या नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन. बट अगर हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट लें, पॉजिटिव साइड देखें, तो ये लार्ज पॉपुलेशन जो है अगर हम इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इनकी एजुकेशन स्किल और इनकी हेल्थ के ऊपर, तो ये हमें एक रिसोर्स बनकर एक प्रोडक्टिव स्किल देगी, हमें ये हमारी जीडीपी को इंक्रीज करेगी. तो हमें इसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए कि अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे पास जो मैन पावर है वो भी उतनी ही ज़्यादा है, सिर्फ हमें ज़रूरत क्या है? उसको तराशने की. क्लियर? सो व्हेन पॉपुलेशन बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी इट टर्न्स इनटू ह्यूमन कैपिटल. और अगर ये पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड हो जाएगी, हेल्दी रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी. सो ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एंड लेबर. वाई? जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी सारे रिसोर्सेज से इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों है, सुपीरियर क्यों है? बाकी रिसोर्सेज मीन्स लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. फिजिकल कैपिटल में आपके फिक्स्ड कैपिटल आ जाता है. फिक्स्ड कैपिटल आपकी कौन सी होती है? जैसे कि बिल्डिंग है, आपकी टूल्स हैं, मशीन्स हैं. वर्किंग कैपिटल है, इसमें रॉ मटेरियल है, मनी इन हैंड है. ये सब क्या है? ये बाकी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के. लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज़ द रिसोर्स
इज अ सुपीरियर इन ऑल दीज रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें आप देख रहे हैं वो क्या कह रहा है, व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर, इज इट मोर देन दैट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। उसने पूछा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ये लैंड और लेबर की तरह है, तो उसने कहा नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है। तो उसने कहा व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, तो इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर ना, इट इज मोर देन दैट, वो इससे भी ज़्यादा है। तो रिसोर्स क्या हुए, लैंड, लेबर, ठीक है, फिजिकल कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, जिससे हमें मनी आ रही, कैपिटल मीन्स पूंजी, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक मानवीय पूंजी भी बन जाता है। तो वो कैसे है, हम यहाँ पर बात कर, लेट अस डिस्कस। ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ह्यूमन कन्वर्ट रॉ मटीरियल इंटू यूजफुल थिंग्स बाय स्किल, knowledge and education which have influenced their productive capacity and earning potential। एक ह्यूमन ही है जो एक रॉ मटेरियल से यूज़फुल चीज़ें बना सकता है, किसका यूज़ करके, अपनी स्किल का यूज़ करके, अपनी नॉलेज का यूज़ करके, अपनी एजुकेशन का यूज़ करके, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, वो इन्फ्लुएंस हो रही है, और उसका अर्निंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है थ्रू स्किल, थ्रू नॉलेज, थ्रू एजुकेशन। तो ये जो हमारा, ये जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर ह्यूमन है, ह्यूमन मान लीजिए हमें नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर वो एज इट इज़ रहे, हमें उसका पता ही नहीं है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो हमारे लिए क्या है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा। लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका किसने सोचा, ह्यूमन ने। पहले क्या था, प्लांट्स तो पहले भी थे, लेकिन ये थोड़ा ना पता था कि इसके फ्रूट्स को ऐसे खाया जाता है, या इसको वुड को हम फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसने ढूंढा, ह्यूमन ने। So investment in human capital via education and medical care can give high returns in future। अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है उसके पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज करते हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमें ये हाई रिटर्न्स करके, यानी कि जितने ज़्यादा पर्सन एजुकेटेड होंगे और वो हेल्दी होंगे, एजुकेटेड हैं हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा, वो हर टाइम छुट्टी लेते रहेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिव जो स्किल है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन अगर वो हेल्दी हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो उनको वो स्किल यूज़ करना नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आएगी, तो उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगी किसी भी एक रीज़न से। So, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital, because human resource can make use of land and capital, land and capital cannot become useful on its own। जैसे हमने बात की कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैपिटल ही इस बाकी सारे रिसोर्सेज से सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को पता है कि उसे लैंड और कैपिटल को किस तरह से यूज़ करना है। लैंड और कैपिटल अपने आप यूज़ नहीं हो सकते, लैंड तो पड़ी है, ये ह्यूमन को पता है कि उस लैंड पे उसने एग्रीकल्चर करना है, या उसको वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगानी है, या उसको उसका किस तरह से यूज़ करना है। So, for many decades in India, a large population have been considered a liability rather than an asset। बहुत सालों से, बहुत वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो जितनी भी पॉपुलेशन है, ये माना जाता है कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है, ये कैसी है, हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये एक बोझ की तरह है, ये हमारे लिए कोई एसेट नहीं है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लाइबिलिटी। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम बोझ नहीं समझ सकते। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। हम इसको प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम? बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। हम रिसोर्सेज ऐसे लाएं एजुकेशन और हेल्थ के लिए, सभी के लिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करें हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्चेज, इन सारी चीज़ों में यूज़फुल हो सके, उनको टेक्नोलॉजी आए। और भी ऐसे बहुत सारे वेज़ हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करके आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future। जैसे हमने अभी पहले भी ये बात की। So this investment on people is the same as investment in land and capital। जिस तरह अगर हम people के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों लैंड और
कैपिटल के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, सेम रिजल्ट हमें पीपल के ऊपर करने पर भी मिलता है। अगर हम लैंड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन होने से हमारी अर्निंग हो रही है। तो इसी तरह से अगर हम ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आने वाले टाइम में रिटर्न में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी, इवन कि उस पर्सन की खुद की भी इम्प्रूवमेंट होगी। Like a child too, with investment made on her education and health, can yield a high return in the future in the form of higher earning and greater contribution to the society. एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी हेल्थ पर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में वो हमें क्या रिजल्ट देगा। अगर वो अच्छा एजुकेशन लेगा और वो हेल्दी भी है, तभी वो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। तो आने वाले टाइम में वो अच्छी जॉब ले पाएगा, जिससे उसकी अर्निंग हाई होगी और सोसाइटी में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, अब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अभी आप कुछ प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप प्रोडक्टिव में नहीं आ रहे हो, अभी अभी जस्ट आप गेन कर रहे हो, अभी आप एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, साइड बाय साइड वो आपकी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है कि आप हेल्दी रहें, ताकि आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इशू कोई ना हो। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। तो आप कुछ भी अभी प्रोडक्टिव तो नहीं कर रहे, अभी तो आप गेन कर रहे हो, लेकिन वो जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप जो हैं उन्हें बेटर अर्निंग दे सकें। अब बेटर अर्निंग करेंगे आप, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने तो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपनी बेटर अर्निंग करें तो आपका फ्यूचर से आपके जो लाइफ है वो सिक्योर हो गई, आप अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स को उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी जो आने वाला फ्यूचर है वो उन्होंने इन्वेस्ट करके सिक्योर कर दिया कि आगे आने वाले टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो सकती है। तो सेम यही इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर भी है कि जैसे कि अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में वो भी हमें अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देगी। जैसे यहाँ पर एक कंट्री का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो जापान जैसी कंट्री है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करती है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। जापान में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जैसे हमारे पास तो फिर भी यहाँ पे मिनरल्स इतने मिल जाते हैं, हमारे पास यहाँ माइनिंग का काम होता है, इतने मिनरल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी है, ये सब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। बट दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज। लेकिन जापान फिर भी डेवलप्ड भी है और रिच कंट्री भी है। वाई? बिकॉज दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। अगर उन्हें अपनी कंट्री के लिए कोई नेचुरल रिसोर्स चाहिए भी तो वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। फिर भी वो हाउ डिड दे बिकम रिच एंड डेवलप्ड? कैसे हैं वो इतने रिच और डेवलप्ड भी हैं? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। बिकॉज उन्होंने अपनी कंट्री की लोगों के एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया है। दे पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। उन्होंने पीपल को एफिशिएंट यूज करने लायक बनाया है ताकि वो लैंड और कैपिटल का अच्छे से यूज कर सकें। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवोल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। तो एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी, स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इसकी वजह से जो लोग हैं वो जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी करने लगे। बाकी चीज़ें तो उन्हें और कहीं से भी मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका उन्हें खुद आता है। तो इसकी वजह से ऐसी कंट्री जो है वो रिच और डेवलप्ड है। क्लियर? सो दिस इज़ द पीपल एज रिसोर्स, कैसे पीपल जो है वो रिसोर्स बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन बींग्स perform many activities which can be grouped into economic and non-economic activities। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर मोनेटरी गेन। मोनेटरी का मतलब है मनी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है मनी के लिए, मॉनिटरी गेन के लिए, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नॉट फॉर मॉनिटरी गेन्स, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो मॉनिटरी गेन के लिए परफॉर्म नहीं की जाती। इकोनॉमिक एक्टिविटी इट्स फॉर प्रॉफिट और मनी, इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, मनी के लिए की जाती है, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गिव्स ओनली सेटिस्फैक्शन, लेकिन जो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उससे हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर हेल्पिंग टू पुअर पीपल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे कि पुअर पीपल अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं तो उससे हमें कोई मनी थोड़ा ना मिल रही है, लेकिन हमें एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि मैंने इस पर्सन की हेल्प की। इन द सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, फार्मर, ड्राइवर, कि वो काम कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें मनी मिल रही है। एंड द फोर्थ इज in economic activity this activity lead to an increase in the personal income as well as the national income। अब अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो उससे क्या होगा, एक तो पर्सन की इनकम भी होगी और दूसरा देश की इनकम भी इंक्रीज होगी। एक तो अगर मैं जॉब करूंगी, मैं कहीं पे काम कर रही हूँ या मैं कहीं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में मेरे को सैलरी मिल रही है, मैं अर्न कर रही हूँ, और साइड बाय साइड में जो प्रोडक्शन कर रही हूँ उससे क्या हो रहा है, हेल्प कर रही हूँ प्रोडक्शन में, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो कंट्री की इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी, इनकम इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी कंट्री की ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। बट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम एंड द नेशनल इनकम, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ना तो पर्सनल इनकम इंक्रीज हो रही है और ना ही देश की इनकम इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सन कोई अर्न तो कर नहीं रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑल्सो। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी टू टाइप्स की हैं। द फर्स्ट वन इज द मार्केट एक्टिविटीज एंड द सेकेंड वन इज द नॉन मार्केट एक्टिविटीज। Clear? So let us discuss the market and the non-market activities. Market activities are those activities which are performed for getting some remuneration. मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करने से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ हम अर्न कर रहे हैं। बट इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, लेकिन जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है वो किसके लिए होती है, सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए, सिर्फ अपने लिए। ठीक है, अगर मैं कुछ ग्रो भी करूँगी तो वो अपने लिए करूँगी। ठीक है, मैं उसमें किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, जिससे दूसरों की भी नीड्स पूरी हो रही है और मेरी भी, मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड, मार्केट एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सम प्रॉफिट, एंड इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोवाइड एनी प्रॉफिट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मार्केट में हम ले सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट रन फैक्ट्री फॉर प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फैक्ट्री चला रहा है अपने प्रॉफिट के लिए और दूसरा वो गवर्नमेंट के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, जैसे कि फार्मर कल्टीवेट लैंड फॉर सेल्फ कंजम्पशन का फार्मर जो है वो जो भी क्रॉप ग्रो कर रहा है वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहा है, वो ना तो वो उसको सेल कर रहा है ना वो किसी को दे रहा है, तो वो क्या हो गई, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। गुड्स मे बी प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। जो गुड मार्केट एक्टिविटीज़ में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। बट इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड द सोशल वर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। हाउस होल्ड वर्क होता है नॉन मार्केट, जैसे मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है तो कुछ अर्न तो नहीं कर रही ना, लेकिन वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उनके सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम कर रही हैं, अपने लिए वो काम कर रही हैं, तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है। दूसरा, कई बार हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पुअर पीपल की हेल्प कर रही हैं या हेल्थ इशू में लोगों की हेल्प कर रही हैं, तो एनजीओज होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसमें से कोई अर्न नहीं हो रहा, लेकिन उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रही है। Clear? So these two questions are very important of this chapter. Differentiate between the economic and the non-economic activities, and differentiate between the market and the non-market activities. Clear? So the various activities have been classified into three main sectors. अब activities जो हो रही हैं वो mainly जो है three sectors में divide है. The first one is the primary sector.
Second one is the primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. अब in the primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, etc. And in secondary sector, manufacturing is included in secondary sector, also known as industrial sector. अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से वर्क आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का, माइनिंग का, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, ये सारे के सारे जो है प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं. एग्रीकल्चर कि अगर ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एक बेसिक सेक्टर होता है. अगर यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होगी तो दूसरे सेक्टर जो है कोई वैल्यू नहीं रखेंगे. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कॉटन ग्रो होती है, वो कहाँ हो रही है, एग्रीकल्चर में ग्रो हो रही है. ठीक है, कॉटन ग्रो हो गई, अब मैं उस कॉटन का क्या करूँगी, कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको कहाँ पर भेजूंगी, सेकेंडरी सेक्टर में. अगर मैं उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेजूंगी तो वो कहाँ क्या होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगी. मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसका प्रोसेस चलेगा, स्पिनिंग होगी, यार्निंग बनेगी, कलरिंग होगी, तो उसका एंड में क्या बन जाएगा, प्रोसेस के बाद जो है वो एक क्लॉथ के रूप में हमारे पास सामने आएगी. तो वो मैन्युफैक्चर वहाँ हो गया. अब वो क्लॉथ तो बन गया, अब मैं उसका क्या करूँ. अब उस क्लॉथ को मैंने क्या किया, मुझे उसको सेल करना है, तो सबसे पहले तो मुझे उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा. मैं किसी से कम्युनिकेशन के थ्रू ऑर्डर लूँगी, फिर मैं उसको ट्रांसपोर्ट करूँगी वहाँ पर जहाँ से मुझे ऑर्डर मिला है, यहाँ जहाँ मुझे भेजना है वहाँ मैं उसको थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मैं उसको भेजूँगी. ठीक है, अब मुझे अगर मुझे भेजना है तो मुझे लोन भी चाहिए. अगर मुझे काम करना है सेकेंडरी सेक्टर में, मान लो मुझे मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, तो वहाँ पर मुझे लोन चाहिए, मनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, बैंक से लूँगी. इंश्योरेंस फैसिलिटी मुझे मिलेगी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे बिलोंग कर रही हैं, दीज आर द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर मीन जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एवरीथिंग. ठीक है, सो दे ऑल आर बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर यानी बेसिक, एंड द एग्रीकल्चर इज द एंड द अदर नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज द एग्रीकल्चर सेक्टर. एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी सेक्टर. द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड द थर्ड वन इज द टर्शरी सेक्टर. Tertiary sector, the other name of the tertiary sector is the service sector. Clear? तो आपको ये तीनों सेक्टर क्लियर हैं कि जिसमें द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. ट्रेड, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. So the activities in these sector result in the production of goods and services. तो इन तीनों में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन. सो दीज एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. तो जो भी इसके अंदर प्रोडक्शन, इन तीनों के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, जो भी ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होती है. चाहे वो यहाँ, अगर जैसे मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया, तो वो हमारे नेशनल इनकम में, जब वो हो सकता है कि कॉटन से बना जो क्लोथ है वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट करें, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की इनकम इंक्रीज होगी, तो नेशनल इनकम में हेल्प कर रहा है. सो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इन सबको हम, क्योंकि ये हमें क्या दे रही हैं, हमारी इनकम इंक्रीज कर रही हैं, तो इसीलिए ये हमारी क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है. द फर्स्ट वन इज़ द मार्केट एक्टिविटी एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे 2 में आ जाती है, मार्केट एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटी. क्लियर? सो मार्केट एक्टिविटीज़ जो है एन एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, and this include production of goods or services including government services, and non-market activities are the production for the self consumption. These can be consumption and processing of the primary product and on account production of fixed asset. तो इतना आप सबको क्लियर है. यहाँ पर देखिए, this picture. In this picture you can classify the primary and secondary and the tertiary sector. So I will tell, this is the primary sector, दिस इज़ द सेकेंडरी. देखिए, प्राइमरी क्योंकि एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री चल रही है, और थर्ड जो है हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दिस इज़ द टर्शरी
सेक्टर। देखिए क्योंकि ये शिप पे हम जो है अब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं हम अपने आप कंटेनर्स को, अपने मटेरियल को दूसरी किसी कंट्री में भेजने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है दिस इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। So, due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. हमने बहुत टाइम से देखा है कि पुराने टाइम में भी, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है और हमारी संस्कृति में ये कई कारण रहे हैं कि हमने काम को मैन और वुमेन में भी डिवाइड किया है। एक ये नेचुरली मेन चीज़ें हैं कि विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉज एंड द मैन वर्क इन द फील्ड। हमने देखा कि जो विमेन है वो घर के ही काम करती हैं और जो मैन है वो बाहर जाकर काम करते हैं। सो बट द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड इन द नेशनल इनकम। लेकिन जो वुमेन घर का काम कर, तो वो भी काम रही हैं, एक्टिविटीज़ तो कर रही हैं, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन उनकी की गई एक्टिविटी जो है या उनके जो घर का काम है वो हमारी नेशनल इनकम में रिकोगनाइज नहीं होता। बिकॉज the education helps individual to make better use of the economic opportunity available before him। अब एजुकेशन है या स्किल है वो उसको पर्सन को बेटर बनाती है, लेकिन वुमेन को पहले क्या था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो गया। नाउ अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मैगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अब जो मेजोरिटी है वो वुमेन की जो मेजोरिटी है वो अब क्या चाहती है, एजुकेशन चाहती है। क्लियर। सो विमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी तो उनको सैलरी भी मैन के मुकाबले कम मिलती थी। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। मोस्टली वुमेन ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहती जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ना हो। सो वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मैगर। Employment is this sector is characterized by irregular and low income. So in this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system. तो हमने देखा कि अगर विमेन के लिए हमें कोई एम्प्लॉयमेंट देखना है तो उनके लिए वो ऐसा सेक्टर हो जो उनके लिए सेफ हो। क्लियर, कि जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी भी मिल सके, चाइल्ड केयर लीव भी मिल सके। सो वुमेन विद हायर एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। तो अगर हम वुमेन की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं तो अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो क्या करेगी, वो अच्छी जॉब कर पाएगी, सिक्योर जॉब कर पाएगी, जिससे उसको मैन के बराबर की सैलरी जो है वो मिल पाएगी। सो अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड द मेडिसिन अट्रैक्ट दैम द मोस्ट। तो मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते हैं टीचिंग या मेडिकल लाइन जो है वो सेफ होती है, सिक्योर होती है फॉर द women. So some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological competence. तो कुछ women जो हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी करने लगी हैं, दूसरी जॉब्स भी कर रही हैं जहाँ पर उनको अच्छा लेवल मिलता है, चाहे वो साइंटिफिक रेंज है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की लाइन है। सो अब जो है सभी को इक्वल समझा जाने लगा है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ population. So the next topic is the quality of population. The quality of population depends on the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. एक पॉपुलेशन की क्वालिटी मेन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसका लिटरेसी रेट कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्दी पर्सन कितने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या इंडिकेट कर रही है और स्किल फॉर्मेशन कितनी है। सो द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो एक तरीके से ग्रोथ रेट बताती है एक कंट्री का। इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एक अर्थव्यवस्था के लिए लाइबिलिटी के तौर पर होता है, एक डिपेंडेंसी के तौर पर होता है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और पढ़ी लिखी और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो एक कंट्री के लिए क्या होती है, उसके लिए एक परिसंपत्ति का काम करती है, एसेट का काम करती है। क्लियर। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस in the next video.